आज खेल विभाग की सीएम साय लेंगे समीक्षा बैठक। खेल मंत्री टंकराम वर्मा भी रहेंगे मौजूद, अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। महादेव सट्टा में सामने आया सरगुजा कनेक्शन। सटोरिये का दावा, आरक्षक चला रहा था महादेव सट्टा ऐप। वीडियो जारी कर बोला 1 महीने में 48 लाख मुनाफा दिए। रायपुर की सड़कों पर स्टंट करने वाले युवकों पर एक्शन। पुलिस ने सभी युवकों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। कार की छत खोलकर पी रहे थे सिगरेट। जांजगीर में प्रेमी ने पत्नी के सामने की पति की हत्या। 8 महीने से दोनों के बीच अवैध संबंध थे। पुलिस ने आरोपी प्रेमी और पत्नी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बनेंगे बाढ़ के हालात। और छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। जल्द रायपुर से रांची के लिए शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन। रायपुर में से मुंबई और कोलकाता के बीच दौड़ेगी वंदे भारत। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेगा मॉर्निंग में। और मेगा मॉर्निंग में जैसा कि इस समय होने वाला है 8:30 का, और ये वक्त होता है छत्तीसगढ़ की खबरों को जानने का। तो जोहार छत्तीसगढ़ में अब जानेंगे खबरें छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल रचना, पंडित जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंडित जी, आपसे भी ढेर सारी बातें करेंगे नागपंचमी को लेकर, लेकिन उसके पहले कुछ खबरें दर्शकों को हम दिखा देते हैं। कुछ बड़ी और अहम खबरें हैं आपके प्रदेश की। महादेव सट्टा ऐप की बात सबसे पहले करते हैं, जिसके तार सरगुजा पुलिस से भी अब जुड़ते नजर आ रहे हैं। कैसे, इस खबर से समझिए। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ये स्वीकार कर रहा है कि उसे जाल में फंसाकर महादेव सट्टा ऐप का कारोबार कराया गया, जिसमें कई सटोरियों के साथ पुलिस विभाग में पदस्थ आरक्षक प्रवीण सिंह का भी नाम शामिल है। वीडियो में नजर आ रहा है युवक का नाम सत्यम केशरी है, जो शहर के सत्तीपारा का है। युवक ने खुलासा किया कि साल 2023 में शहर के कुछ सटोरिये और आरक्षक प्रवीण सिंह उससे महादेव ऐप का काम करा रहे थे, जिससे आरक्षक को 1 महीने में 48 लाख का प्रॉफिट हुआ। पुलिस ने अभी 2 दिन पहले ही अमित मिश्रा उर्फ पहलू को जिस म्यूल अकाउंट के मामले में गिरफ्तार किया है, उसका नाम भी महादेव सट्टा ऐप में शामिल किया जा रहा है। आरक्षक प्रवीण सिंह बलरामपुर जिले में पदस्थ है। वायरल वीडियो पर पुलिस अधिकारी जांच के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो देखिए, महादेव सट्टा ऐप को लेकर लगातार जांच तो जारी है। अब तक अगर बात करें तो प्रदेश में कई बड़े अधिकारियों के नाम भी इसमें सामने आ चुके हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो वीडियो सामने आया है, ये वीडियो तो कुछ और ही बयां कर रहा है। हालांकि पुलिस के जो अधिकारी है उनका यही कहना है कि जांच के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में जो बातें कही गई है कि फंसाया जा रहा था महादेव सट्टा ऐप के नाम पर, इस पर जाँच की जाएगी और अगर ये जाँच सही पाई जाती है तो जरूर इस पर कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है। 21 फरवरी 2023 से प्रवीण सिंह आरक्षक बैच नंबर 500, इन्होंने हमसे काम करवाया था लबरगढ़ अपने गाड़ा घाट के किराए वाले घर पे, और उन्होंने हमसे महादेव सट्टा ऐप का जो काम होता है वो करवाया। वहाँ पे 1 महीने काम किया था और 1 महीने में प्रवीण सिंह जी को हमने लगभग 48 लाख का प्रॉफिट दिया था। वीडियो जो है वो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें कि एक आरक्षक के ऊपर में कुछ आरोप जो है वीडियो देने वाले ने लगाए हैं। उक्त संबंध में पुलिस जो है वो जांच करेगी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो उसके आधार पर उसमें कार्रवाई करेगी। और प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के कई मामले सामने आ रहे थे, लेकिन इस बीच रायपुर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया है और 5 ऐसे शातिर ठगों को दबोचा है जो दूसरे राज्यों में भी ठगी करते थे। क्या है ठगी का ये पूरा मामला और इस पर क्या कार्रवाई और क्या खुलासे, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले फोन किया, डराया धमकाया, फिर ठग लिए 2 करोड़ 83 लाख रुपए। जी हां, ये वारदात है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। पुलिस ने रायपुर की अब तक की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया। राजधानी के आमा सिवनी इलाके में रहने वाली बुजुर्ग महिला को घर में 3 महीने डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ 83 लाख रुपए की ठगी की गई। मामले में रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग गैंग के 5 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर रायपुर लाई।
पूछताछ में गैंग ने कई राज्यों में इस तरह की ठगी करने की बात स्वीकार की है। 21/5/2025 से लेकर के 10/7/2025 तक अलग अलग कंपनियों के और अलग इंडिविजुअल अकाउंट पर ये अमाउंट जो 2,83,65,000 रुपये का ट्रांसफ़र इसके द्वारा कराया गया था। इस पूरे नंबरों के एनालिसिस पर जो उत्तर प्रदेश के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट और फिर कंपनी के डिटेल पाए जाने से विशेष टीम बना करके ज्वाइंट टीम बना करके उत्तर प्रदेश पर कैंप कराया गया। दबिश देने के उपरांत इस पर 2 आरोपी गोरखपुर से, 2 आरोपी लखनऊ से, 1 आरोपी देवरिया से गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते हैं कि गैंग ने ठगी की वारदात को आखिर अंजाम कैसे दिया। आमा सिमनी निवासी 63 साल की सोनिया हंसपाल को ठगों ने फोन किया। ठगों ने खुद को दिल्ली पुलिस के साइबर विंग का अधिकारी बताया, धमकाया कि उनके आधार कार्ड से कई बैंक खातों में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इसके बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉल में 21 मई से 10 जुलाई तक जोड़े रखा। 3 महीनों तक डिजिटल अरेस्ट कर बैंक खातों में 2,83,00,000 रुपए जमा कराए। महिला ने विधानसभा थाने में FIR दर्ज कराई। जांच की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच और साइबर सेल को दी गई। पुलिस ने जांच में पाया कि यूपी से बैठकर ये ठगी की जा रही है। सबसे पहले गोरखपुर से आकाश साहू और शेर बहादुर सिंह उर्फ मोनू को पकड़ा गया। फिर लखनऊ से अनूप मिश्रा, नवीन मिश्रा और आनंद कुमार सिंह को दबोचा गया। आकाश और शेर सिंह सिम की व्यवस्था करते थे। ठगों ने 40 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाई थी जिनके खातों में ठगी की रकम डालते थे। ये खुलासा हुआ कि आरोपी आनंद सिंह देवरिया में पंजाब नेशनल बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था। पुलिस ने आरोपियों से चेकबुक, सिम और मोबाइल जब्त की। साथ ही बैंक खातों में ठगी की 43 लाख रुपए की रकम होल्ड कराई है। वही गैंग का सरगना प्रदीप सिंह पहले ही बरेली जेल में बंद है, जिसे प्रोडक्शन वारंट के जरिए लाया जाएगा। फिलहाल मामले में और आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन एक लापरवाही से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। इससे बचने के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा रास्ता है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो किस तरीके से ऑनलाइन ठगी की गई थी आपने ये देखा, और इस पर क्या बड़े खुलासे हुए ये भी आपने देखा। अगली खबर भी राजधानी रायपुर से ही है, जहां हिंदू स्वाभिमान संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने बड़ा फैसला सुनाया है। यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्थर्न इंडिया ट्रस्ट की लीज रिन्यू करने के आवेदन को खारिज कर हुए सरकार को निहित करने का आदेश दिया गया। आपको बता दें कि सिविल लाइन में लगभग 35 एकड़ जमीन अलग अलग चर्च ट्रस्ट की लीज पर दी गई है। इसमें से कई हिस्सों की लीज साल 2022 में खत्म हो चुकी थी। इसके बाद भी चर्च ट्रस्ट वहां काबिज ही था और कमर्शियल गतिविधियों से धन अर्जित कर रहा था। ऐसे ही 5.5 एकड़ बेशकीमती जमीन की लीज खत्म की गई थी, जिसे लेकर ट्रस्ट ने कलेक्ट्रेट में रिन्यू करने का आवेदन लगाया था। इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट में याचिका लगाई थी और इसी याचिका को सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला यहां पर लिया गया और इसे खारिज किया गया है। हमने 2017 में शिकायत की थी कि यह जो भूमि है लगभग 20-25 एकड़ का, इस पे कहीं कहीं पे अवैधानिक रूप से गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जमीन की अवैध बिक्री हो रही है। हमारी शिकायत को सही पाते हुए राज्य शासन ने घास मेमोरियल एवं अन्य जो लगी हुई जमीन है लगभग 6-6.5 एकड़ होगा, उसको शासन में निहित किया है। तो हम राज्य शासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक प्रश्नाधीन भूमि थी जो एक संस्था को लीज पर दी गई थी। उनके लीज का समय समाप्त हो गया था और लीज के रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन थी, तो शासन ने ये निर्णय लिया कि अब लीज का रिन्यूअल न करके उसको सार्वजनिक हित के लिए और ज़्यादा उपयोगी बनाए। तो देखिए, चलिए बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, जिसको लेकर के चुनौतियों के बीच आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रही है। इसका प्रभाव माइनिंग और स्टील इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। अमेरिका, यूरोप समेत पश्चिमी देशों के बाजार में उन्हीं स्टील को खरीदा जा रहा है जो ग्रीन एनर्जी से तैयार होते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ समेत देश भर की स्टील इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी की दिशा में अपने आप को कैसे बदले, इसके लिए क्या क्या विकल्प हैं और सरकारें क्या रियायतें दे रही है, इस पर चर्चा के लिए सोमवार से नवा रायपुर में 2 दिवसीय ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2025 का आगाज हुआ। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी शामिल हुए। क्या कुछ खास रहा इस आयोजन में और इस समिट में, जरा इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में ग्रीन एनर्जी आधारित स्टील का उत्पादन बढ़ाने के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से ग्रीन स्टील एंड माइनिंग समिट 2025 का नवा रायपुर में सोमवार को आगाज हुआ। 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन देश और दुनिया से आए 100 से ज्यादा प्रतिनिधि मंडलों ने शिरकत की
और दुनिया भर में ग्रीन एनर्जी आधारित स्टील इंडस्ट्री चलाने की दिशा में क्या क्या काम हो रहे हैं, इससे रूबरू हुई। कार्यक्रम की शुरुआत प्लेनरी सेशन के साथ हुई। इंडिया ग्रीन स्टील कॉलिशन के को चेयरमैन सिद्धांत अग्रवाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। CII गोदरेज GBC के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PV किरण अनंत ने चाइना समेत दुनिया भर में ग्रीन स्टील के उत्पादन के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहे हैं और भविष्य में मांग आपूर्ति की क्या तस्वीर होगी, इस पर डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रीन स्टील की क्या स्थिति है और इस दिशा में जो काम हो रहे हैं, इस पर CII छत्तीसगढ़ के चेयरमैन संजय जैन ने विस्तार से रोशनी डाली। CII छत्तीसगढ़ के वाइस चेयरमैन बजरंग गोयल ने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के जरिए 2 दिवसीय कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा प्रस्तुत की। प्लेनरी सेशन के विशेष अतिथि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन रहे। उन्होंने CII की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि साल दर साल हो रहे आयोजन से सीख लेते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की नई उद्योग नीति का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने ग्रीन उद्यम को बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। हमारे छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति के बारे में हम लोगों ने उनको पूर्ण रूप से जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हमारा उद्योग नीति है, चाहे वो सब्सिडी हो, छूट हो, सिंगल विंडो हो, ऑनलाइन ज़मीन का आवंटन हो, और जो हमारे निवेश प्रस्ताव मिले हैं वो सारी चीज़ों को बताए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही रेलेवेंट है क्योंकि ये यहाँ पर स्टील और माइनिंग के बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं और जो नेशनल और इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ हैं उसके अनुसार जितने कम एनवायरनमेंटल डिफ़िकल्टीज़ हों उतना अच्छा है। आयोजन के तकनीकी सत्र में भारतीय उद्योगों के डिकार्बनाइजेशन विषय पर सारगर्भित चर्चा हुई। WWF फिनलैंड के हेड ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी बर्न नॉर्डरमैन की अध्यक्षता में ये चर्चा बेहद शानदार रही। उद्यमी कपिल बंसल की ओर से भारत में ग्रीन स्टील की मांग विषय पर व्हाइट पेपर प्रस्तुत किया गया। इस सेशन में देश के नामी औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधिमंडल ने विस्तार से अपनी बात रखी। चर्चा के दौरान बताया गया कि आने वाले सालों में पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देशों में ग्रीन स्टील की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता सीमित रहेगी। ऐसे में भारत एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरेगा। एक दूसरे तकनीकी सत्र के दौरान स्टील निर्माण क्षमता को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। इस दौरान देश दुनिया के एक्सपर्ट ने सार्थक चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में स्पेशल प्लेनरी सेशन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की और ग्रीन स्टील की दिशा में CII की पहल का स्वागत करते हुए भविष्य में छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं का जिक्र किया। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को लेकर अंजोर विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जिसके मुताबिक हमने चरणबद्ध रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का खाका खींचा है। विजन डॉक्यूमेंट में हमने सबसे ज़्यादा जोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रखा है। आज के दिन में ग्रीन स्टील और माइनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के दिन में सारी इंडस्ट्रीज़ ग्रीन मूवमेंट की तरफ जा रही है, ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जा रही है एंड हमें इंडस्ट्री सच एज स्टील एंड माइनिंग में भी वैसे ही देखना पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्ट की तरफ से हो कि एप्लीकेशन की तरफ से हो कि प्रोसेस की तरफ से हो। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई थिंक ये जो आज का समिट है एकदम सही समय पे हो रहा है। पर्यावरण के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन की तरफ ले जाएं, कार्बन कम से कम निकले, और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का ये इंटेंशन है कि ग्रीन की तरफ जाना है स्टील को, और उनका हमेशा CII पे बड़ा भरोसा है कि ऐसा कोई भी चेंज लाना हो तो CII उसकी एक प्रमुख एजेंसी है, और जो नेशनल CII है उसका भरोसा छत्तीसगढ़ CII पे है। 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन चर्चा में ग्रीन स्टील विषय पर फोकस रहा। सम्मेलन के दूसरे दिन ग्रीन माइनिंग यानी खनन के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल पर परिचर्चा की जाएगी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।